नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से चाहे आपका जीएस का क्वेश्चन हो, चाहे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सब्जेक्ट हो, दोनों पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रकृति। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि विश्व में दो तरीके का संविधान पाया जाता है। कौन कौन सा संविधान पाया जाता है? एक एकात्मक संविधान पाया जाता है और दूसरा संघात्मक संविधान पाया जाता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। विच टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्टली यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और सेकेंडली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हमने आपको बताया कि विश्व में दो तरीके के संविधान पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा पाया जाता है संघात्मक संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। विश्व के जिन देशों में एकात्मक संविधान पाया जाता है वहां पर एक ही राजा या एक ही सरकार पूरे देश के लिए शासन को चलाता है। वहां पे एक ही राजा होता है, एक ही सरकार होती है जो पूरे देश के लिए शासन को चलाती है। जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या है, आज भी राजशाही जिंदा है। वहां पर महारानी क्या है, वहां पर महारानी ही ब्रिटेन की प्रमुख हैं और वही पूरे देश के शासन को चलाती हैं। इसके अलावा विश्व के ऐसे कई अन्य देश हैं जहां पे यूनिटरी सिस्टम पाया जाता है या वहां पे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है। जैसे ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, चाइना के अलावा बुल्गारिया हो गया, थाईलैंड हो गया। इस तरीके के विश्व के जो देश हमें आज भी इस तरीके के दिखते हैं जहां पर राजशाही जिंदा है। संयुक्त अरब अमीरात हो गया, वहां पे एक ही राजा, एक ही सरकार पूरे देश के लिए शासन को चलाता है। और विश्व के जिन देशों में एकात्मक संविधान पाया जाता है वहां पे एकात्मक सिस्टम पाया जाता है, यूनिटरी सिस्टम भी पाया जाता है, एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। और एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता अभी हमने आपको बताई कि वहां पर एक ही राजा, एक ही सरकार पूरे देश के लिए शासन को चलाता है। और कौन कौन से देश हो गए? हमने आपको ब्रिटेन बताया, फिर थाईलैंड बताया, चाइना बताया, संयुक्त अरब अमीरात बताया। और दूसरे प्रकार का जो संविधान होता है वो किस प्रकार का संविधान होता है? दूसरे प्रकार का जो संविधान होता है वह संघात्मक संविधान होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और विश्व के जिन देशों में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है, संघात्मक संविधान पाया जाता है, वहां पर संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। वहां पर क्या पाया जाता है? संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, अर्थात वहां पे फेडरलिज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फेडरलिज्म पाया जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संघात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संघात्मकता। और विश्व के जिन देशों में फेडरलिज्म अर्थात फेडरल सिस्टम पाई जाती है वहां की प्रमुख विशेषता यह होती है कि वहां पर केंद्र एवं राज्य अपना अपना शासन चलाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। केंद्र अपना शासन चलाता है और राज्य अपना शासन चलाता है। जैसे जिस देश में हम रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, भारत में भी देखिए एज ए एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल है मोदी जी अपना शासन चला रहे हैं। और हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी जी क्या कर रहे हैं? अपना शासन चला रहे हैं। अर्थात संघात्मक देशों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? संघात्मक देशों की प्रमुख विशेषता होती है कि वहां पर केंद्र एवं राज्य अपना अपना शासन चलाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। भारत भी सिद्धांतः एक संघात्मक देश है। भारत के अलावा कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पे फेडरलिज्म पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका,
संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये जो देश हैं यहाँ पर संघात्मकता पाई जाती है, फेडरलिज्म पाया जाता है। यहाँ पर केंद्र और राज्य अपना अपना शासन चलाने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर 100% फेडरलिज्म पाया जाता है, संघात्मकता पाई जाती है, अर्थात वहां केंद्र अपना 100% शासन चलाने के लिए स्वतंत्र होता है और राज्य अपना 100% शासन चलाने के लिए स्वतंत्र होता है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट्रल की, केंद्र की अलग नागरिकता होती है और स्टेट की अलग नागरिकता होती है। एक क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा देश है जहां पे दोहरी नागरिकता पाई जाती है, तो दोहरी नागरिकता कहां पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पाया जाता है। भारत में भी हमने आपको कहा कि भारत भी एक संघात्मक देश है, यहाँ भी केंद्र एवं राज्य अपना अपना शासन चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता नहीं पाई जाती है। भारत में ब्रिटेन से प्रेरणा पाकर एकहरी नागरिकता को ग्रहण किया गया है। इसीलिए भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत 100% संघात्मक नहीं है, फेडरल नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में जब हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को लिखा तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसी विधियों का समावेश कर दिया कि उन विधियों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को भी धारण कर लेता है, एकात्मक संविधान के लक्षण को भी धारण कर लेता है। एज एग्जाम्पल हमने आपको एकहरी नागरिकता के बारे में ही बताया अभी हमने। भारत है संघात्मक देश, तो भारत में भी केंद्र की नागरिकता अलग होनी चाहिए थी, राज्य की नागरिकता अलग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में ब्रिटेन से प्रेरणा पाकर एकहरी नागरिकता को ग्रहण किया गया है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में जानने के लिए हमें इसको विश्व पटल पे जानना होगा। तो हमने आपको बताया कि विश्व में 2 तरीके के संविधान पाए जाते हैं। पहला एकात्मक संविधान पाया जाता है, जहां पर एकात्मक संविधान पाया जाता है वहां पर एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, अर्थात यूनिटरी सिस्टम पाया जाता है। और यूनिटरी सिस्टम अर्थात एकात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह होती है कि वहां पर एक ही राजा, एक ही सरकार पूरे देश के लिए शासन चलाता है। ओके, कौन कौन से देश हमने बताया, ब्रिटेन बताया, चीन बताया, संयुक्त अरब अमीरात बताया, बुल्गारिया बताया। अब ये आपका काम है, आप सोचिए कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर एक ही राजा और एक ही सरकार पूरे देश के लिए शासन चलाता है। आप नोट डाउन कीजिए, थिंकिंग कीजिए, हमने आपको 2-4 एग्जाम्पल दे दिए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि विश्व में जो दूसरे प्रकार का संविधान पाया जाता है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वहां पर केंद्र एवं राज्य अपना अपना शासन चलाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। केंद्र अपना शासन चलाता है और राज्य अपना शासन चलाता है। कौन कौन से ऐसे देश हैं हमने आपको बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एटसेट्रा। कई ऐसे देश हैं जहां पर कि फेडरलिज्म अर्थात संघात्मकता पाया जाता है। ये तो इस चैप्टर का बेसिक चीज हो गया। इसके अलावा आपका चाहे जुडिशरी का एग्जाम हो, चाहे एपीओ का एग्जाम हो, चाहे एसजीएस का एग्जाम हो, इवन सिविल हो आपका, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ओके, तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए आगे एक टॉपिक हमें पढ़ना होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
फेडरलिज्म, संघात्मकता के प्रमुख लक्षण। ओके, अभी हमने आपको बताया कि विश्व के जिन देशों में संघात्मकता अर्थात फेडरलिज्म पाया जाता है वहां की प्रमुख विशेषता होती है कि केंद्र अपना शासन चलाएगा और राज्य अपना शासन चलाएगा। अगर केंद्र को अपना शासन चलाना होगा और राज्य को अपना शासन चलाना होगा तो ये अपना शासन चलाएंगे कैसे? जब तक सेंट्रल को उसकी शक्तियों को नहीं दिया जाएगा या स्टेट को उनकी शक्तियों को नहीं दिया जाएगा, अर्थात जब तक शक्तियों का बंटवारा उनके अंदर नहीं किया जाएगा तब तक वो शासन कैसे चलाएंगे। इसलिए संघात्मक देशों में सबसे पहले शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, पावर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संघात्मकता का प्रमुख लक्षण होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। ओके, यही क्वेश्चन चाहे आपका जीएस का पोर्शन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सिविल हो, चाहे आरओ हो, पूछता है कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म, अर्थात संघात्मकता का प्रमुख लक्षण क्या होता है। 4 ऑप्शनल दे देगा तो आपको किस ऑप्शनल पे निशान लगाना है? शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्यों शक्तियों का बंटवारा संघात्मकता का प्रमुख लक्षण होता है? क्योंकि जब तक शक्तियों का बंटवारा होगा नहीं, आपको आपके पावर्स नहीं दिए जाएंगे, केंद्र को अपना पावर नहीं दिया जाएगा, राज्य को अपना पावर नहीं दिया जाएगा, तब तक वो अपना शासन कैसे चलाएगा। अगर आप ही को कहा जाए कि आप ये काम कीजिए तो आप कहेंगे कि कौन सा काम करें, किस शक्ति के अंतर्गत करें। इसलिए संघात्मक देशों का सर्व प्रमुख लक्षण होता है शक्तियों का बंटवारा। अभी मैंने आपको बताया कि भारत क्या है, सिद्धांतः एक संघात्मक देश है। चूंकि भारत सिद्धांतः एक संघात्मक देश है तो भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वी हैव 12th शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो जो 12 अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची है अर्थात 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में क्या किया गया है? शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के अंतर्गत कर दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। कितने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं? 100 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ओके, तो संघ सूची में जो 100 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पर केवल सेंट्रल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? संघीय विधायिका अर्थात पार्लियामेंट अर्थात केंद्र ही विधि बना सकता है। और जिन विधियों पर संसद विधि बनाती है, पार्लियामेंट विधि बनाता है, उन्हीं विधियों पर, उन्हीं विभागों पर
केंद्रीय कार्यपालिका, सेंट्रल एग्जीक्यूशनरी जो बॉडी होती है वो क्या करता है, प्रशासन करता है। आपने सुना होगा अपने घरों में कि हमारे फादर सेंट्रल डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, कोई कहता है मेरे फादर स्टेट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। तो जो सेंट्रल के विभाग हैं वो कितने हैं, कितने विषय हैं, 100 हैं। इन 100 विषय पर कौन विधि बनाएगा, सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका अर्थात पार्लियामेंट अर्थात संसद। ओके, और इन पे कौन शासन करेगा, कौन कार्यपालिकी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, सेंट्रल का जो अधिकारी होगा, जो कर्मचारी होगा वो करेगा। उसी तरीके से राज्य सूची में 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में 61 विषयों के बारे में प्रावधान किया गया है, 61 विषयों के बारे में, 61 सब्जेक्ट्स के बारे में प्रावधान किया गया है। इन 61 सब्जेक्ट्स पे कौन विधि बनाएगा, राज्य बनाएगा। अब इन पर केंद्र विधि नहीं बना सकता है, प्रत्येक राज्य का जो विधानमंडल होता है वो विधि बनाएगा। राज्य विधानमंडल का गठन किससे किससे मिलकर होता है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर गठित होता है। तो इन 61 विषयों पर प्रत्येक राज्य का विधानमंडल विधि बनाएगा, और जिन 61 विषयों पर प्रत्येक राज्य का विधानमंडल विधि बनाएगा उन्हीं 61 विषयों पर राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, उन पर क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, तो देखिए भारत में कैसे शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 100 सब्जेक्ट सेंट्रल को दे दिए गए, 61 सब्जेक्ट 61 सब्जेक्ट्स किसको दे दिए गए, स्टेट को दे दिए गए, और बाकी जो तीसरी लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, जिनमें कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, 52 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 52 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इन पर कौन विधि बना सकता है, इन पर दोनों विधि बना सकते हैं जब जिसको जैसी आवश्यकता होगी। अगर केंद्र को आवश्यकता होगी तो ये जो 52 सब्जेक्ट्स हैं इस पर केंद्र विधि बना सकता है, और राज्य को आवश्यकता होगी तो इस पर राज्य विधि बना सकता है। लेकिन मान लीजिए किसी विषय पर दोनों विधि बना लिए, केंद्र भी विधि बना लिया और राज्य भी विधि बना लिया एक ही विषय पर, और दोनों द्वारा बनाए गए जो लॉज हैं दोनों में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, विवाद है। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के अनुमति से केंद्र के द्वारा बनाई गई विधि मान्य होती है। हम लोग पढ़ रहे थे कि संघात्मकता का प्रमुख लक्षण होता है शक्तियों का बंटवारा। एज ए एग्जाम्पल हमने बताया भारत भी सिद्धांत एक संघात्मक देश है। तो भारत देश में शक्तियों का बंटवारा संविधान में कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है, 7th शेड्यूल में किया गया है। कैसे किया गया है, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दिए गए हैं। वी हैव 3 लिस्ट इन 7th शेड्यूल, विच लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। In union list 100 subjects is available, state list 61 subjects are available, concurrent list 52 subjects are available। इसी तरीके से विश्व के जितने भी संघात्मक देश हैं जहां पर केंद्र और राज्य अपना अपना शासन चलाता है वहां पर शक्तियों का बंटवारा किया ही किया जाता है। अगर नहीं किया जाएगा तो अपना शासन कैसे चलाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि संघात्मक देशों की प्रमुख विशेषता क्या होती है, संघात्मक देशों की प्रमुख विशेषता होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। और यही क्वेश्चन आपके चाहे जुडिशरी का पेपर हो चाहे जीएस का पेपर, उसमें पूछेगा कि संघात्मकता का प्रमुख लक्षण कौन होता है, तो शक्तियों का बंटवारा होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दूसरा संघात्मकता का प्रमुख लक्षण होता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोपरिता। संघात्मकता का दूसरा प्रमुख लक्षण क्या होता है, संविधान की सर्वोपरिता।
सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संघात्मक देशों का प्रमुख लक्षण होता है? क्योंकि संविधान में ही शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में ही शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके अलावा संविधान में ही जो शासन के प्रमुख अंग होते हैं, वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। विच पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट? फर्स्टली लेजिस्लेचर, विधायिका, सेकेंडली एग्जीक्यूशनरी पावर और थर्डली जुडिशरी। अर्थात शासन के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, इनके संरचना अर्थात कंपोजिशन, गठन, राइट्स, ड्यूटी, अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया होता है? संविधान में ही प्रावधान किया गया होता है। इसलिए कहा जाता है कि संघात्मक देशों का एक प्रमुख लक्षण क्या होता है? संघात्मक देशों का एक प्रमुख लक्षण सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अर्थात विश्व के जितने भी संघात्मक देश होंगे, संघात्मकता का मतलब क्या होता है? जहां केंद्र और राज्य अपना अपना शासन चलाने के लिए स्वतंत्र होंगे, वैसे देशों में क्या होगा? संविधान सर्वोपरि होगा, क्योंकि संविधान में ही सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल एग्जीक्यूशनरी, स्टेट एग्जीक्यूशनरी, सेंट्रल जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी के कंपोजिशन, राइट्स एंड ड्यूटी के बारे में प्रावधान किया गया होता है। और संविधान में ही पावर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों के बंटवारा के बारे में प्रावधान किया गया होता है। इसलिए संघात्मक देशों का एक प्रमुख लक्षण क्या होता है? संघात्मक देशों का एक प्रमुख लक्षण सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तीसरा क्या होता है संघात्मक देशों का प्रमुख लक्षण? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। लिखित संविधान। संघात्मक देशों का एक अन्य प्रमुख लक्षण होता है लिखित संविधान, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों संघात्मक देशों का एक प्रमुख लक्षण रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि संघात्मक देशों में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया होता है। तो कभी कदा होता क्या है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों को लेकर आपस में विवाद हो जाता है। केंद्र कहता है कि ये विभाग मेरे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, मेरे ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत है, और राज्य कहता है कि ये विभाग मेरे ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत है। एज ए एग्जाम्पल इंडिया के संदर्भ में ही आप ले लीजिए, भारत के संदर्भ में ही एज ए एग्जाम्पल आप समझिए, एक सब्जेक्ट होता है वस्तुओं का आयात निर्यात। वस्तुओं का आयात निर्यात ये संघ सूची का यूनियन लिस्ट में जो 100 सब्जेक्ट दिए गए हैं उनका विषय है। और वस्तुओं का क्रय विक्रय, क्रय विक्रय ये स्टेट लिस्ट में जो 61 विषय दिए गए इनका विषय है। लेकिन केंद्र कहता है कि अगर हम किसी वस्तु का निर्यात करेंगे तो कैसे करेंगे, उसका क्रय करके ही तो करेंगे। तो ये जो क्रय विक्रय का विषय है ये भी मेरे क्षेत्राधिकार में है, सेंट्रल में है। और राज्य कहता है कि वस्तुओं का क्रय विक्रय मेरे ज्यूरिसडिक्शन में है। तो इसको लेके सेंट्रल और स्टेट में आपस में क्या होता है, अक्सर विवाद होता है। इसी तरीके के कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर केंद्र कहता है, सेंट्रल कहता है कि मेरा ज्यूरिसडिक्शन है, मेरा क्षेत्राधिकार है, और राज्य कहता है कि मेरा ज्यूरिसडिक्शन है, मेरा क्षेत्राधिकार है। इस तरीके के आपस में विवाद होते रहते हैं। जब सेंट्रल और स्टेट में क्षेत्राधिकार को लेके, ज्यूरिसडिक्शन को लेके आपस में विवाद होता है, तो ऐसे विवादों को हल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जुडिशरी की होती है, न्यायपालिका की होती है। ये कहाँ जाते हैं? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कहता है? न्यायालय क्या होता है? साक्ष्य के ऊपर, एविडेंस के ऊपर ही कोई काम करता है। अगर आपने अपने पक्ष में एविडेंस को प्रूफ कर दिया तो डिसीजन आपके फेवर में आएगा, और अपने फेवर में यदि आपने एविडेंस को प्रूफ नहीं किया तो डिसीजन आपके फेवर में नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कानून क्या होता है? कानून अंधा होता है, कानून केवल एविडेंस को देखता है। तो अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में किसी सब्जेक्ट्स को लेके आपस में कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो जब वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं
तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनसे रिटेन एविडेंस मांगता है, लिखित साक्ष्य मांगता है। और सर्वोत्तम साक्ष्य कौन सा साक्ष्य होता है? जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, आपको हम पढ़ाएंगे एविडेंस एक्ट। अब तो खैर आपका नया एविडेंस एक्ट बनने जा रहा है, अभी लागू तो नहीं हुआ है, अभी राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, उसे लागू नहीं किया गया है। जब नया एविडेंस एक्ट बन जाएगा तो अन्य भी कुछ रूल चेंज होंगे। एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि सर्वोत्तम साक्ष्य कौन सा साक्ष्य होता है? लिखित संविधान होता है। अगर दो साक्ष्य हैं, एक मौखिक है और लिखित है, तो कौन सा साक्ष्य उचित माना जाएगा? लिखित साक्ष्य उचित माना जाएगा। तो जब केंद्र एवं राज्य के बीच में आपस में विवाद होता है और जब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो न्यायाधीश क्या मांगते हैं? उसे लिखित साक्ष्य मांगते हैं। तब सेंट्रल और स्टेट क्या करता है? लिखित साक्ष्य जो संविधान में जो दिया गया होता है, जैसे भारत के 7वीं अनुसूची के जिस पृष्ठ पर एविडेंस लिखा गया है, वो सब्जेक्ट लिखा गया, तो उसका फोटो स्टेट या वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक ही ले जाके सेंट्रल और स्टेट न्यायाधीश को दिखाते हैं कि माय लॉर्ड देखिए, ये रिटन रूप से ये जो विषय दिया गया है हमारे क्षेत्राधिकार में है, अगर इस शब्द का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, अर्थान्वयन किया जाएगा, तो ये मेरे जुरिस्डिक्शन में आएगा। चूंकि संघात्मक देशों में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया होता है, जिसके कारण केंद्र एवं राज्यों में विवादों के होने की प्रबल संभावना होती है। इसलिए जब ये न्यायालय के पास जाते हैं तो उनके लिए रिटन स्टेटमेंट, रिटन एविडेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए संघात्मक देशों में लिखित संविधान का होना नितांत आवश्यक होता है। कोई भी ऐसा फेडरल कंट्री नहीं है जहां पर लिखित संविधान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि संघात्मक देशों का एक प्रमुख लक्षण क्या होता है? संघात्मक देशों का एक प्रमुख लक्षण रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, तो अभी तक मैंने आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। वी हैव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म, विच कैरेक्टरिस्टिक्स? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोपरिता, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट देखिए, अन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अपरिवर्तनशीलता। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म में चौथा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है अन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अपरिवर्तनशीलता। जब आपको अमेंडन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि भारतीय संविधान के पार्ट 20 में, किस पार्ट में? भाग 20 में, भाग 20 में, भाग 20 के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 368 में। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 368 में संवैधानिक संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है। इस पार्ट में केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या कहता है कि संसद अर्थात केंद्रीय विधायिका, संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन, परिवर्धन एवं निरसन कर सकता है। विधि क्या होती है? विधि स्थिर नहीं होती है, विधि समाज के अनुगामी होती है। जैसे जैसे समाज चेंज होता है वैसे वैसे समाज नई विधि की मांग करती है। एज ए लेटेस्ट एग्जाम्पल ही आप देख लीजिए, अभी लेटेस्ट में हमारा जो सीआरपीसी है, सीपीसी है, आईपीसी है, उसका क्या किया जा रहा है? अमेंडमेंट करके बिल्कुल नया संविधान, नया सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी बनाया जा रहा है।
क्यों? क्योंकि अब समाज चेंज हो चुका है। पहले हम क्या थे? पहले हम औपनिवेशिक राष्ट्र थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। जिस समय भारत की जो सीआरपीसी है, सीपीसी है, आईपीसी है, आईपीसी कब लिखा गया? 1861 में लिखा गया। लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862 में हुआ। उस समय किसने इसकी ड्राफ्टिंग की? मैकाले ने किया था। कौन था उस समय? लॉर्ड कैनिंग था। तो उस समय लिखा गया, उस समय के परिस्थिति के अनुसार लिखा गया। आईपीसी में आज भी जुर्माना कई अपराधों के लिए 10 रुपये इस तरीके से है। लेकिन अब समाज चेंज हो चुका है, इसलिए हमारी जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, विधायिका है, वो नए सीआरपीसी, आईपीसी और सीपीसी को ले आने की ओर अग्रसर हुआ है। चूंकि विधि समाज के अनुगामी होती है, स्थिर नहीं होती है, इसलिए विश्व के जितने भी संघात्मक देश हैं वहाँ उनके संविधान में संविधान के अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। चूंकि भारत क्या है? भारत एक उदार देश है, इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में जो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया एवं शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है, इसमें भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों में जो संवैधानिक संशोधन करने की प्रक्रिया है वो नम्य है, अर्थात लचीली है, और कुछ अनुच्छेदों में संवैधानिक संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो अनम्य अर्थात कठोर है। अर्थात भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संवैधानिक संशोधन करने की जो प्रक्रिया है फ्लेक्सिबल है, और कुछ अनुच्छेदों में संवैधानिक संशोधन करने की जो प्रक्रिया है नॉन फ्लेक्सिबल है। अर्थात भारतीय संविधान में नम्यता एवं अनम्यता का अनोखा सम्मिश्रण है। जब आगे आप प्री क्वालिफाई करेंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, साक्षात्कार में जाएंगे, तो वहां आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के बारे में क्यों ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान में नम्यता एवं अनम्यता का अनोखा सम्मिश्रण है। तो आप बताएंगे चूंकि भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो तरीका है वो साधारण बहुमत से है, नम्य तरीके से है, और कुछ अनुच्छेदों में संवैधानिक संशोधन करने की जो प्रक्रिया एवं शक्ति है वो विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा विशेष बहुमत से दिया गया है। इसलिए वो जो तरीका है वो कठोर है, अनम्य है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान में नम्यता एवं अनम्यता का अनोखा सम्मिश्रण है। ओके, लेकिन भारत के अलावा विश्व के जो अन्य संघात्मक देश हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे जो अमेंडमेंट होता है, संवैधानिक संशोधन होता है, इसकी जो प्रक्रिया एवं शक्ति है काफी कठोर है। जनमत संग्रह भी कुछ देशों में कराना पड़ता है, जनता की ओपिनियन लेनी पड़ती है, जनता की वोटिंग लेनी पड़ती है, इसके बाद वहां पे संविधान में संशोधन होता है। अर्थात विश्व के जो संघात्मक देश हैं भारत के अलावा, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता तो है लेकिन न के बराबर होता है, और वहां की जो प्रक्रिया है बहुत ही कठोर प्रक्रिया है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो बार बार अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संघात्मक देशों में किया जाएगा तो इससे शासन में अस्थिरता आ जाएगी। इसलिए जो देश के फेडरल कंट्री हैं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वहाँ होता तो है लेकिन न के बराबर होता है। इसलिए संघात्मक देशों की एक प्रमुख विशेषता अन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान की अपरिवर्तनशीलता कही जाती है। ओके, और लास्ट इसका फीचर है न्यायालय का प्राधिकार। लास्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है न्यायालय का प्राधिकार। अथॉरिटी ऑफ courts. It means we have 5 characteristics of federalism. Which characteristics? Firstly मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेकेंडली मैंने बताया सुप्रीमेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थर्डली मैंने आपको बताया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थली मैंने आपको बताया अन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और लास्टली अर्थात अंतिम क्या है? न्यायालय का प्राधिकार। देखिए विश्व में अभी मैंने आपको बताया एक देश होता है
जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम को फॉलो किया जाता है, और दूसरा देश होता है जहाँ पे फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है। यूनिटरी सिस्टम में एक ही राजा, एक ही सरकार पूरे देश के लिए शासन चलाता है, और जहाँ पे फेडरलिज्म लागू होता है, संघात्मकता लागू होती है, वहाँ पे केंद्र एवं राज्य अपना अपना शासन चलाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अर्थात केंद्र अपना शासन चलाता है और राज्य अपना शासन चलाता है। चूंकि संघात्मक देशों में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया होता है, इसलिए संघात्मक देशों में केंद्र एवं राज्यों के बीच अपने अपने पावर्स को लेके, ज्यूरिसडिक्शन को लेके, क्षेत्राधिकार को लेके विवाद होने की ज़्यादा संभावना होती है। और जब विवाद होता है तो वो कहाँ जाते हैं? न्यायालय के पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। इसलिए चूंकि संघात्मक देशों में विवादों के होने की ज़्यादा एवं प्रबल संभावना होती है, इसलिए संघात्मक देशों के जो न्यायालय होते हैं उनके कोर्ट्स को एकात्मक देशों के, जैसे ब्रिटेन है एकात्मक देश, जो भी एकात्मक देश हैं वहाँ के न्यायालयों की अपेक्षा ज़्यादा पावर दिया गया होता है। ब्रिटेन के न्यायालय की अपेक्षा भारत के, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोर्ट्स को ज़्यादा पावर है। इसलिए पावर है क्योंकि संघात्मक देशों में शक्तियों का बंटवारा किया गया होता है, जिनके कारण विवादों के होने की प्रबल संभावना होती है। इसलिए संघात्मक देशों के न्यायालयों को ज़्यादा शक्तियां दी गई होती हैं। इसलिए संघात्मकता का अंतिम प्रमुख लक्षण लास्ट क्या होता है? न्यायालय का प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, अर्थात संघात्मक देशों के न्यायालयों को एकात्मक देशों के न्यायालयों की अपेक्षा ज्यादा पावर दिया गया होता है। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पढ़ा, जो आपका चाहे जुडिशरी का एग्जाम हो, एपीओ का एग्जाम हो, एचजीएस का एग्जाम हो, इवन अगर आप सिविल भी देते हैं, आरओ भी देते हैं, पीसीएस भी देते हैं, तो उसके जीएस पार्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे क्वेश्चन? एज ए एग्जाम्पल, संघात्मकता का प्रमुख लक्षण क्या होता है? निम्नलिखित में से संघात्मकता का प्रमुख लक्षण क्या होता है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म? तो किस ऑप्शनल पे आप निशान लगाएंगे? शक्तियों का बंटवारा। ओके, इसके अलावा कैसे क्वेश्चन बनेगा आपके प्रिलिमिनरी में, चाहे जुडिशरी का पार्ट हो चाहे जीएस का पार्ट हो, कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघात्मकता का लक्षण है? अब 4 ऑप्शनल दे देगा, और 4 ऑप्शनल में से आपको इन 5 में से कोई एक दे देगा। पहला क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और 5वां क्या है? अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, न्यायालय का प्राधिकार। इन 5 में से कोई एक दे देगा, 3 कुछ और लिख देगा। आपको पकड़ना पड़ेगा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है जो संघात्मकता को अर्थात फेडरलिज्म को फॉलो करता है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, लेकिन नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए हमें विश्व पटल पर जाना पड़ा कि विश्व पटल पर कितने प्रकार के संविधान और कितने प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। तो विश्व पटल पर मैंने बताया 2 तरीके के संविधान पाए जाते हैं और 2 तरीके की शासन प्रणाली पाई जाती है। पहला हमने आपको बताया एकात्मक संविधान, जहां पर एकात्मक संविधान पाया जाता है वहां पर एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। और एकात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषता होती है? वहां पे एक ही राजा, एक ही सरकार पूरे देश के शासन को चलाने के लिए स्वतंत्र होता है। कौन कौन से मैंने एग्जाम्पल दिए? ब्रिटेन दिया, चीन दिया, चाइना दिया, संयुक्त अरब अमीरात दे दिया, फिर बुल्गारिया दे दिया। अर्थात जो भी देश आज ऐसे विद्यमान हैं जहां पे राजवंश हैं वहां पे यूनिटरी सिस्टम पाया जाता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? दूसरा मैंने आपको बताया संघात्मक संविधान, अर्थात विश्व के जिन देशों में संघात्मक संविधान पाया जाता है वहां पर संघात्मक शासन प्रणाली अर्थात फेडरल सिस्टम अर्थात फेडरलिज्म पाया जाता है। और फेडरलिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? फेडरलिज्म की 5 प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जिनमें प्रमुख विशेषता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। इसके अलावा भी मैंने 4 आपको बताया, संविधान की सर्वोपरिता, लिखित संविधान, संविधान की अपरिवर्तनशीलता और न्यायालय का प्राधिकार। ये तो लक्षण हो गया संघात्मकता का। लेकिन भारत के संदर्भ में जब हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को लिखा तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसी विधियों का समावेश कर दिया कि उन विधियों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को भी धारण कर लेता है। अर्थात भारतीय संविधान में संघात्मकता और एकात्मकता दोनों का प्रमुख लक्षण पाया जाता है।
ओके, भारतीय संविधान में संघात्मकता एवं एकात्मकता दोनों का लक्षण पाया जाता है। ओके, तो चूंकि हम लोग नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, हम लोग का टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने बताया कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने, भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को लिखा, तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसी विधियों का समावेश कर दिया कि उन विधियों के परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को भी धारण कर लेता है। तो कल हम लोग, अर्थात टुमारो, हम लोग उन अनुच्छेदों को फॉलो करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे जिसके परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को धारण कर लेता है। अर्थात भारत के संदर्भ में कल हम लोग का टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन किसके संबंध में, भारत के संबंध में, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने आपको बताया कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को लिखा तो कुछ ऐसे अनुच्छेदों का, कुछ ऐसे विधियों का समावेश कर दिया कि उन विधियों के परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान एकात्मक हो जाते हैं। एज एग्जाम्पल एक देख लीजिए आप लोग, आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। अभी हमने आपको बताया कि संघात्मकता का प्रमुख लक्षण है केंद्र अपना कार्य करे, राज्य अपना कार्य करे, केंद्र अपने अधिकारियों की नियुक्ति करे, राज्य अपने अधिकारियों की नियुक्ति करे। लेकिन जब हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को लिखा तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 155 के अंतर्गत प्रावधानित कर दिया कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसके मुद्रा एवं अधिपत्र के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक राज्य के गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ राष्ट्रपति एक ही राजा पूरे देश के राज्यपालों की नियुक्ति कर रहा है, किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 155 के अनुसार। तो अब आप बताइए कि ये यूनिटरी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फेडरलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? आप सोचिए, अगर एक ही राज्य, एक ही राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कर रहा है तो ये किसका लक्षण हो जा रहा है, एकात्मकता का लक्षण हो जा रहा है। जबकि भारत क्या है, सिद्धांतः एक फेडरल कंट्री है, संघात्मक देश है। यहाँ पे केंद्र के अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र को करना चाहिए, राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति राज्य को करना चाहिए। लेकिन जब हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को लिखा तो एक ऐसे आर्टिकल का समावेश भारतीय संविधान में कर दिया अनुच्छेद 155 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुद्रा एवं अधिपत्र के द्वारा अनुच्छेद 155 के अंतर्गत होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान में संघात्मकता एवं एकात्मकता दोनों का समावेश है। भारतीय संविधान पूर्ण संघीय नहीं है, अर्ध संघीय है, कुसाई फेडरल है, अर्ध संघीय है। ओके, इसी तरीके से भारतीय संविधान को लिखने वाले हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में ऐसे अन्य भी आर्टिकल लिखे हैं, अन्य भी अनुच्छेद लिखे हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को धारण कर लेता है। जैसे हो गया आर्टिकल 3 हो गया, उसके बाद आर्टिकल 312 हो गया, इसके बाद आर्टिकल 249 हो गया, इसके बाद आर्टिकल 352, 356, 360 हो गया। इसी तरीके से कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को धारण कर लेता है। इसीलिए नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, भारतीय संविधान पूर्ण संघीय नहीं है, भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। ओके,
और कैसे है, एक अनुच्छेद दे के, एक आर्टिकल दे के हमने आपको एग्जाम्पल दिया। अब इसके अलावा अन्य जो शेष बचे हुए अनुच्छेद हैं जिसके परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान एकात्मक होता है अर्थात अर्धसंघीय होता है, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। अब समय समाप्त हो गया है, अब कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, धन्यवाद।